अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का लेक्चर नंबर 32 है और आज का हमारा टॉपिक है प्लेस ऑफ सुइंग फॉर सूट्स रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आज हमने पढ़ना है कि जो सूट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेलिवेंट होते हैं तो उन्हें कहाँ पर इंस्टीट्यूट किया जाएगा। रेलिवेंट प्रोविजंस कौन से इस टॉपिक से रेलिवेंट, सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन नंबर 18 तक। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि प्लेस ऑफ स्विंग का मतलब क्या है और प्लेस ऑफ स्विंग से रेलिवेंट प्रोविजंस कितने हैं। प्लेस ऑफ स्विंग का मतलब ये है कि यानी कि किस जगह पर सूट फाइल किया जाएगा, कौन से कोर्ट के अंदर सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा। ठीक, तो इससे रेलिवेंट सेक्शंस हमारे पास कितने हैं, सेक्शन नंबर 15 से लेकर सेक्शन नंबर 25। सेक्शन 15 को हम पिछले लेक्चर के अंदर इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। इसे हमने सेक्शन नंबर 6 के साथ लिंक करके पढ़ा। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के टॉपिक के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है। तो सेक्शन नंबर 15 के हवाले से है, कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हवाले से सेक्शन नंबर 15 एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हर सूट कहाँ पर इंस्टीट्यूट करना चाहिए। प्लेंटिफ को चाहिए कि अगर उसका जो सूट है वो लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट अगर कॉम्पिटेंट है उसके सूट को सुनने के हवाले से, यानी कि लोअर ग्रेड के किसी कोर्ट के पास उसके सूट के हवाले से पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, तो प्लेंटिफ को चाहिए कि वो अपना सूट लोअर ग्रेड के कोर्ट के अंदर फाइल करे, हायर ग्रेड के कोर्ट के अंदर फाइल ना करे। ठीक है, तो इन डिटेल हम इसे पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उसे देख लें सेक्शन नंबर 15 के हवाले से। और इसके बाद सेक्शन नंबर 16 से लेकर सेक्शन नंबर 18 के हवाले से हैं कि जो सूट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेलिवेंट होते हैं वो कहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जाएंगे। सेक्शन नंबर 19 के हवाले से है कि वो सूट्स जो कंपनसेशन से रेलिवेंट हैं किस हवाले से, फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन, यानी कि अगर किसी शख्स के लीगल राइट्स की वायलेशन होती है, टॉर्ट्स कमिट होते हैं उनके हवाले से, या फिर मूवेबल्स यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेवेंट कोई सूट है, मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से कोई कंपनसेशन वगैरह रिकवर करनी है उसके हवाले से है। तो पर्सनल रॉन्ग्स या मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेवेंट जो सूट होंगे उनको कौन डील करते हैं, सेक्शन नंबर 19। और सेक्शन नंबर 20 जनरल प्रोविजन है जो कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के हवाले से एक जनरल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके अलावा सेक्शन नंबर 21 के हवाले से ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन, यानी कि अगर किसी भी पार्टी को कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के ऊपर एतराज होता है तो वो कब ऑब्जेक्शन राइज करेगा उसके हवाले से सेक्शन नंबर 21 बताता है। तो उसके बाद सेक्शन नंबर 22 से लेकर 25 के हवाले से ट्रांसफर ऑफ सूट्स के हवाले से। तो सेक्शन नंबर 15 को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 16 से लेकर 18 तक हम आज डिस्कस करेंगे। 19, 20, 21 को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और 22 से लेकर 25 को हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी कि टोटल 3 लेक्चर्स बनेंगे प्लेस ऑफ स्विंग के हवाले से। ठीक है, तो आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हमने क्या पढ़ना है कि जो सूट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेलिवेंट हैं वो कहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जाएंगे। सेक्शन नंबर 16 से लेकर सेक्शन नंबर 18 तक 3 सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इमूवेबल यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसको मूव नहीं किया जा सकता, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर आप शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डिफाइन नहीं करता, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, जनरल क्लॉसेज एक्ट को देखेंगे। उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 26 इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किस तरह करता है, इट इंक्लूड्स, यानी कि इंक्लूड्स करके जब कोई डेफिनेशन स्टार्ट होती है इसका मतलब है उसका स्कोप वाइडर किया जा रहा है, यानी कि जो जनरल मीनिंग है इस टर्म की वो अपनी जगह पर है और इसके अलावा इसके अंदर ये चीज़ें भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इट इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, यानी कि ज़मीन से जितने भी फ़वायद निकलते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल उसके ऊपर पानी बहता है, उसमें मिनरल्स मौजूद हैं, मादनियात मौजूद हैं, कुएं वगैरह मौजूद हैं, दरिया मौजूद है, दरियाओं में मछलियाँ वगैरह मौजूद हैं। और इसके अलावा थिंग्स अटैच टू अर्थ में हम किसकी एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो घर, बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं और दरख्त वगैरह होते हैं, जब तक कि वो ज़मीन के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं और जो मूव नहीं की जा सकती वो क्या कहलाती हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, दरख्त जब तक उनकी कटिंग नहीं होती वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब वो कटिंग होगी तो ज़ाहिर है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, तो वो फिर मूवेबल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम एक और चीज़ देख लेते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स के हवाले से। ग्रोइंग क्रॉप्स का क्या मतलब है, यानी कि वो जो फसलें जो अभी ग्रो कर रही हैं, यानी कि जो ज़मीन के साथ फ़िलहाल जुड़ी हुई हैं। तो जनरली क्या है, जैसे कि भी आपको मैंने ऊपर बताया कि जो दरख्त हैं जब तक वो ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, जब उनकी कटिंग हो जाती है तो वो फिर मूवेबल बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह फसलें, इसी तरह बाकी सारी चीज़ें भी। तो ग्रोइंग क्रॉप्स जब तक कि फसलें ग्रो कर रही हैं तब तक वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, जब उनकी कटिंग हो जाती है तो फिर वो मूवेबल बन जाते हैं। लेकिन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ने इसके लिए एक्सेप्शन कहाँ पर दी है, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 13 के अंदर। वहाँ पर क्या बताया है कि जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के लिए इस लॉ की हद तक
ग्रोइंग क्रॉप्स किस तरह है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। अदरवाइज इन जनरल ग्रोइंग क्रॉप्स भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, कोई भी चीज जो जमीन से जुड़ी हुई हो, जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर ना मूव कर सकें, वो क्या कहलाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। जमीन से जितने फवायद निकलते हैं और जितनी चीजें जमीन के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। अब आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर पहले क्लियर नहीं था तो अब क्लियर हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेलेवेंट जो सूट्स होंगे वो कहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जाएंगे, इसके बारे में आपको गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है, सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 की हेडिंग क्या है, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। सूट्स कहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जाएंगे, जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर मौजूद है, जहां पर सब्जेक्ट मैटर वजूद रखता है। सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब, यानी कि आपके सूट का सब्जेक्ट मैटर, आपका सूट जिस हवाले से उसकी बात हो रही है। तो सेक्शन नंबर 16 के अंदर क्लॉजेस करके ABC क्लॉजेस करके 6 क्लॉजेस दी हुई हैं, जिसमें बताया हुआ है कि किस तरह के सूट्स की बात हो रही है। तो पहले हम उन सूट्स की समरी देख लेते हैं कि किस तरह के सूट्स के हवाले से सेक्शन नंबर 16 है, फिर हम डिटेल देखेंगे कि वो सूट्स कहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले कौन सा है, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने के हवाले से कोई सूट है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन के हवाले से कोई सूट है, या इन दोनों के अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से किसी और किस्म के राइट या इंटरेस्ट को डिटरमिन करने के हवाले से कोई सूट है, या फिर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से जो मॉर्टगेज है या चार्ज है उसके हवाले से सूट है, यानी कि फोरक्लोजर का सूट है, सेल का सूट है, रिडेम्पशन का सूट है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के हवाले से, या फिर सूट किस हवाले से है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई रॉन्ग कमिट होता है, अगर आप उसके लिए कंपनसेशन क्लेम करते हो, उस तरह के सूट्स। या फिर अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, मूवेबल लिखा है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि अटैच हुई हुई या सीज हुई हुई है उसको अगर रिकवर करना है उसके हवाले से। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये सूट्स कहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जाएंगे। तो वो तमाम सूट्स जो किस हवाले से हैं, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर के ऊपर, आपकी ज़मीन के ऊपर किसी और ने कब्जा किया हुआ है, आपने उससे प्रॉपर्टी को रिकवर करना है, उसके कब्जे से छुड़ाना है, उस प्रॉपर्टी को वापस लेना है। किस तरह, विद और विदाउट रेंट्स और प्रॉफिट्स, यानी कि उस शख्स ने आपकी प्रॉपर्टी से जितना फ़ायदा लिया अगर आप वो भी रिकवर करना चाहते हो, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अगर सूट सिर्फ रेंट और प्रॉफिट का है तो उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर मेन क्या बात है कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना है, आप चाहे वो रेंट और प्रॉफिट के साथ करें या रेंट और प्रॉफिट के बगैर करें। ठीक है, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का सूट है और इसके अलावा पार्टीशन का सूट है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन करनी है, कब, जब फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई ज़मीन है, उसके अंदर एक से ज़्यादा को ऑनर्स हैं, को शेयरर्स हैं, और वो अपना अपना शेयर अलहदा करना चाहते हैं, उसकी बात हो रही है। तो उसके लिए कौन सा सूट फाइल किया जाता है, पार्टीशन का सूट फाइल किया जाता है। ठीक है, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने का सूट है या इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन की वजह से कोई सूट है, तो सूट कहाँ पर फाइल किया जाएगा। सेक्शन नंबर 16 आपको क्या बताता है, इट शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। सूट कहाँ पर फाइल किया जाएगा, उस कोर्ट के अंदर फाइल किया जाएगा जिसके लोकल लिमिट के अंदर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। क्या मतलब इसके, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यानी कि जिस कोर्ट का उस प्रॉपर्टी के हवाले से टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगा वो कोर्ट उस सूट को सुन सकता है, उस कोर्ट के अंदर वो सूट फाइल किया जाएगा। ठीक है, तो जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर सूट फाइल किया जाएगा। फिर इसके बाद तीसरी काइंड कौन सी बताई हुई है, सूट किस हवाले से हो, सूट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये जनरल प्रोविजन है, पिछली कौन सी बात थी, अगर रिकवरी का होगा या पार्टीशन का होगा। अब यहाँ पर क्या बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेलिवेंट किसी भी और किस्म के राइट को अगर डिटर्मिन करना है, किसी भी और किस्म के इंटरेस्ट को डिटर्मिन करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सूट है वो किस हवाले से है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से कोई सूट है, या फिर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो उसका ऑनर है अगर उसके टाइटल को कोई डिनाई करता है, यानी कि कोई कहता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो अगर वो अपने टाइटल को डिक्लेयर करवाने के लिए कोई सूट फाइल करते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेलिवेंट किसी भी किस्म के अगर राइट को डिटर्मिन करना होगा तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो सूट्स कहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जाएंगे, सेक्शन नंबर 16 आपको क्या बताता है, जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस कोर्ट के अंदर वो सूट फाइल किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ कौन से सूट्स बताए हुए हैं, सूट्स फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। चार्ज किसे कहते हैं कि जब कोई अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को पेमेंट ऑफ मनी के लिए या पेमेंट ऑफ लोन के लिए, यानी कि रकम की अदायगी के लिए या फिर कर्ज की अदायगी के लिए किसी के पास सिक्योरिटी के तौर पर रखता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। इसमें और मॉर्टगेज के अंदर फ़र्क है। ठीक है, मॉर्टगेज किसे कहते हैं, मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है, रहन करना, गिरवी रखना, यानी इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई शख्स लोन लेता है, किसी से कर्ज लेता है और अपनी कोई घर जायदाद वगैरह गिरवी रखता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉर्टगेज कहते हैं।
ठीक है। जो शख्स गिरवी रखता है अपनी ज़मीन जायदाद वगैरह और लोन लेता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्टगेजर। और जो शख्स लोन देता है मॉर्टगेजर को, जो शख्स लोन प्रोवाइड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मॉर्टगेजी। तो मॉर्टगेज से रिलेवेंट जो सूट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। फॉर एग्जांपल सूट फॉर फोरक्लोजर। फोरक्लोजर का क्या मतलब है, यानी कि जो जिस शख्स ने लोन दिया हुआ है मॉर्टगेजर को, अब जो मॉर्टगेजर है वो उतने टाइम के अंदर अगर लोन को वापस नहीं करता, रिटर्न नहीं करता, तो जिस शख्स ने लोन दिया होता है वो उस प्रॉपर्टी को जैसे गिरवी रखा हुआ है, उस प्रॉपर्टी की पोजीशन ले सकता है, उसका कब्जा ले सकता है। कब्जा वो किस तरह लेगा, सूट फॉर फोरक्लोजर फाइल करके वो उस जगह का कब्जा लेगा, अपना जो लोन है उसे रिकवर करेगा। ठीक है। तो जिस शख्स ने लोन दिया है वो उस गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी को कब्जा हासिल करने के लिए जो सूट फाइल करता है उसे हम क्या कहते हैं, सूट फॉर फोरक्लोजर। इसी तरह जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, जो गिरवी रखी हुई है प्रॉपर्टी, उसके सेल के हवाले से कोई सूट है, या फिर जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है उसकी रिडेम्पशन के हवाले से कोई सूट है। रिडेम्पशन का क्या मतलब है कि वो शख्स जिसने लोन लिया होता है, जब वो लोन रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है, और जब उसे प्रॉपर्टी वापस नहीं दी जाती, रिटर्न नहीं की जाती, तो वो रिडेम्पशन का सूट फाइल कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को जो उसने गिरवी रखी हुई थी उसको वापस हासिल करने के लिए, उसको रीगेन करने के लिए। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह के अगर सूट्स होंगे, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्टगेज या चार्ज है, यानी कि फोरक्लोजर, सेल या रिडेम्पशन के हवाले से कोई सूट्स होंगे, तो सूट्स कहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जाएंगे। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 16 के अंदर प्लेंटिफ को चॉइस दी हुई है, 2 फोरम्स की चॉइस दी हुई है, 2 कोर्ट्स की चॉइस दी हुई है जिनके अंदर वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। कौन कौन से, पहली क्या है, उस कोर्ट के अंदर सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा जिसके लोकल लिमिट्स के अंदर वो जो प्रॉपर्टी है सिचुएटेड है। वो जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है या जिस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, वो प्रॉपर्टी जहां पर जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर सिचुएटेड है उस कोर्ट के अंदर वो सूट फाइल किया जाएगा। या फिर जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, होली और पार्टली, यानी कि पूरा कॉज ऑफ एक्शन अगर कहीं अराइज हुआ है या फिर इन पार्ट कुछ हिस्सा कॉज ऑफ एक्शन का अगर अराइज हुआ है, उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर भी सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, या फिर जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पर भी सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्लेंटिफ को 2 फोरम्स की चॉइस दी हुई है इन सूट्स के हवाले से। ठीक है। फिर यही जो सूट्स हैं फोरक्लोजर, सेल या रिडेम्पशन का, इनके हवाले से जो सेक्शन नंबर 16 है इसके अंदर प्रोविजन करके और भी बातें बताई हुई हैं कि अगर इस तरह के सूट्स हैं और अगर इस तरह की कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, वो अगर एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि जब प्लेंटिफ सूट फाइल कर रहा है, वो प्रॉपर्टी किसके कब्जे में है, अगर वो डिफेंडेंट के कब्जे में है, डिफेंडेंट के अपने कब्जे में या डिफेंडेंट के बिहाफ पर किसी और के कब्जे में है, और जो रिलीफ क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल ओबीडियंस ऑफ डिफेंडेंट। जो रिलीफ क्लेम किया जा रहा है प्लेंटिफ की तरफ से वो डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या मतलब है पर्सनल ओबीडियंस का, यानी कि उस सूट के अंदर जो डिक्री आएगी उसकी एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है जब उस डिफेंडेंट को अरेस्ट किया जाएगा या फिर जो डिफेंडेंट है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। ठीक है। इसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्सनल ओबीडियंस। ठीक है। तो अगर ये 2 कंडीशंस है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो डिफेंडेंट के कब्जे में है और रिलीफ लेने के लिए डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस जरूरी है, तो सूट कहाँ पर फाइल किया जाएगा। प्रोविजन टू सेक्शन 16 आपको क्या बताता है, यहाँ पर 3 चॉइसेस हैं, 3 फॉरम्स की चॉइसेस हैं प्लेंटिफ के पास कि जहाँ वो सूट फाइल कर सकता है। पहली चॉइस तो क्या है, जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर सूट फाइल किया जाएगा। जिस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुए वहां पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। और तीसरी चॉइस क्या दी हुई है, जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर डिफेंडेंट मौजूद है वहां पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। डिफेंडेंट की मौजूदगी किस तरह, डिफेंडेंट रिजाइड्स, यानी कि डिफेंडेंट अगर किसी कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता है, उसकी वहां पर रिहाइश है, या फिर कैरीज ऑन बिजनेस, या वो वहां पर कोई बिजनेस करता है और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, यानी कि कोई जॉब वगैरह करता है, तो उस कोर्ट की भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है ऐसे मैटर्स को सुनने के हवाले से। ठीक है। तो 3 चॉइसेस हैं, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुए, या फिर जिस कोर्ट के टेरिटोरियल लिमिट के अंदर वो डिफेंडेंट मौजूद है। किस तरह मौजूद है, डिफेंडेंट की रिहाइश है, डिफेंडेंट बिजनेस करता है, या फिर डिफेंडेंट कोई जॉब करता है। तीनों में से कोई भी बात हो तो हम उसे क्या कहेंगे कि उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो जो डिफेंडेंट है वो मौजूद है। ठीक। फिर उसके बाद 5वीं किस्म के कौन से सूट्स की बात है, सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, किस तरह के रॉन्ग्स क्या मुराद है इससे, फॉर एग्जांपल कोई ट्रेसपास कमिट हुआ है या फिर न्यूजियंस का कोई सूट है, उसकी बात हो रही है। और अगर आप इनके लिए कंपनसेशन क्लेम करना चाह रहे हो इसके हवाले से, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से कोई रॉन्ग कमिट हुआ है और अगर आपने उसके लिए डैमेजेस क्लेम करने, कंपनसेशन क्लेम करनी, तो आप कहाँ पर जाओगे, कौन से कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया जाएगा, जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर वो सूट फाइल किया जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह के सूट्स के हवाले से भी
जो सेक्शन नंबर 16 का जो प्रोविज़न है वो आपको मज़ीद गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि अगर इसी तरह के सूट्स हों और वही वाली दोनों कंडीशंस हो जो भी पहले डिस्कस की हैं, कौन सी कि जो प्रॉपर्टी है वो डिफेंडेंट के कब्जे में है और जो आप रिलीफ क्लेम करना चाह रहे हो उसके लिए डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस ज़रूरी है, तो सूट कहाँ पर फाइल किया जाएगा? जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या फिर जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर डिफेंडेंट मौजूद है, डिफेंडेंट रिहाइश पजीर है या वहाँ पर बिजनेस करता है या फिर कोई जॉब वगैरह करता है। ठीक है, यहाँ पर भी दो फॉरम्स की चॉइस है प्लेंटिफ के पास। ठीक है, तो तमाम ऐसे सूट्स जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से कोई रिलीफ क्लेम किया जा रहा हो या कंपनसेशन क्लेम की जा रही हो और वो जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी वो डिफेंडेंट के कब्जे में है और रिलीफ के लिए डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस जरूरी है, फिर सूट कहाँ पर फाइल किया जाएगा? जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या फिर जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो जो डिफेंडेंट है वो मौजूद है। ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 16 के अंदर आखिरी किस तरह के सूट्स की बात की हुई है? सूट्स फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेन और अटैचमेंट। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी की बात है? मूवेबल। पिछले आपने कौन सी पढ़ी अभी तक? इमूवेबल पढ़ी है। अब यहाँ पर है मूवेबल। मूवेबल का मतलब क्या है? यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाए जा सकती है, तो जहाँ पर वो मौजूद होगी वहाँ पर सूट फाइल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर किस हवाले से है? मूवेबल प्रॉपर्टी तो है लेकिन वो अंडर डिस्ट्रेन है या अटैचमेंट, यानी कि अगर किसी डिक्री की एग्जीक्यूशन वगैरह के हवाले से अगर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसे अटैच कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है या फिर किसी भी सूट के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी कोर्ट अपने पास रखता है, इसे हम क्या कहेंगे कि अब वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो अब फ्री नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा ही नहीं जा सकती। तो इसके अंदर कौन से करेक्टर्स आ गए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर? इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना की जा सके। तो जब मूवेबल प्रॉपर्टी सीज हो जाती है या मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रेन किया जाता है, अटैच किया जाता है, तो अब ये भी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं की जा सकती। तो इसके अंदर भी तमाम करेक्टर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले आ गए। ठीक है, तो अगर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे अगर अटैच कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है या फिर डिस्ट्रेन कर दिया गया है और अगर उस मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना है, उसकी रिकवरी के लिए सूट फाइल करना है, तो सूट कहाँ पर फाइल किया जाएगा? उस कोर्ट के अंदर फाइल किया जाएगा जिसके टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर वो जो प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड है। ठीक है, तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच होगी, सीज की भी होगी, तो उसकी रिकवरी का सूट फाइल करना है तो कहाँ पर फाइल किया जाएगा? जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी मौजूद है वहाँ पर वो सूट फाइल किया जाएगा। यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 16 है इन डिटेल उसकी सारी डिस्कशन यहाँ पर मुकम्मल हो गई। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 17 पर। वो की हेडिंग क्या है? सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। कि जब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो एक से ज़्यादा कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के अंदर, एक से ज़्यादा कोर्ट्स के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर मौजूद है, तो फिर क्या होगा? तो सेक्शन 17 बाय नेचर किस तरह है? ये सेक्शन नंबर 16 की ही कंटिन्यूएशन है। आप इसको एज अ प्रोविजो भी समझ सकते हैं सेक्शन नंबर 16 के वजह से। तो ये सेक्शन नंबर 16 की कंटिन्यूएशन है। ये सेक्शन क्या कहता है कि जब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स के टेरिटोरियल लिमिट के अंदर अगर सिचुएटेड है तब क्या होगा? फिर सूट कहाँ पर फाइल किया जाएगा? अब यहाँ पर भी क्या है? दो कोर्ट्स की चॉइस आ गई। सिंपली प्लेंटिफ किसी भी कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकता है। सूट में बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट वेयर अ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन अगर एक कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, कुछ पोर्शन दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, तो प्लेंटिफ के पास यहाँ पर चॉइस है, वो चाहे तो एक कोर्ट के अंदर फाइल करे या दूसरे कोर्ट के अंदर फाइल करे। जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन सिचुएटेड है तो वहाँ पर सूट फाइल किया जा सकता है। फिर वो कोर्ट जिसके अंदर सूट फाइल किया गया है, अब उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर तो सिर्फ पोर्शन है, कुछ पोर्शन है उस प्रॉपर्टी का, लेकिन जब वहाँ पर सूट फाइल किया जाएगा तो वो पूरी प्रॉपर्टी के हवाले से अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा, उसका पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर जुरिस्डिक्शन समझा जाएगा। सेक्शन नंबर 17 आपको ये बताता है। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी दो या दो से ज्यादा कोर्ट्स के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है तो प्लेंटिफ किसी भी एक कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकता है और जिस कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया जाएगा वो पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा। अब यहाँ पर आपके जहन में क्वेश्चन जरूर अराइज होगा कि ये किस तरह पॉसिबल है कि जो एक प्रॉपर्टी है वो एक से ज्यादा कोर्ट्स के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है। तो एक्चुअली यहाँ पर किसी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात भी नहीं है। यहाँ पर किस तरह के सूट्स की बात होती है कि अगर वो जो सूट्स हैं वो किस हवाले से हैं? सेवरल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, यानी कि कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनके हवाले से अगर कॉज ऑफ एक्शन सेम है तो उसको हम सिंगल इमूवेबल प्रॉपर्टी समझेंगे इस सेक्शन के पर्पस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉर्गेज से रिलेवेंट कोई सूट है, अब वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो रहन की हुई हैं वो कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद हैं, या फिर दो या दो से ज़्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उन तमाम की रिकवरी का सूट है, या फिर दो या दो से ज़्यादा सेवरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी उन सब की पार्टीशन के हवाले से सूट है, तो उनकी बात हो रही है। जब कॉज ऑफ एक्शन सेम होगा उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये तो तब हम इसे कहेंगे कि जो प्रॉपर्टी है वो दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है। ठीक है, तो अब हम कंडीशंस देख लेते हैं इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के हवाले से।
पहली कंडीशन क्या है, जिस कोर्ट में आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आना चाहिए, कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर सिचुएटेड हो। दूसरी बात क्या है, जो भी मैंने आपको पीछे भी बताई, ये सेक्शन सिर्फ कब अप्लाई होता है कि जब कॉज ऑफ एक्शन सेम हो इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़। जो सेवरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके हवाले से आपका कॉज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। तमाम प्रॉपर्टीज़ की पार्टीशन क्लेम कर रहे हो, या तमाम प्रॉपर्टीज़ की रिकवरी क्लेम कर रहे हो, या तमाम प्रॉपर्टीज़ की ही मॉर्टगेज के हवाले से कोई सूट है, ठीक है। तो जब कॉज ऑफ एक्शन सेम होगा सिर्फ तब सेक्शन नंबर 17 अप्लाई होता है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 17 आपको क्या बताते हैं कि जब जो प्रॉपर्टी है वो 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है तो प्लेंटिफ के पास चॉइस है, वो किसी भी एक कोर्ट के अंदर अपना जो सूट है वो फाइल कर सकता है। और किस तरह जो प्रॉपर्टी है वो एक से ज़्यादा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है कि जब सेवरल प्रॉपर्टीज से रिलेवेंट कॉज ऑफ एक्शन सेम होगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 17 के अंदर एक प्रोविजन भी दिया हुआ है प्रोवाइडेड करके, क्या बात बताई हुई है कि जिस कोर्ट के अंदर आप सूट फाइल करना चाह रहे हो उसकी पिक्यूनरी लिमिट इतनी होनी चाहिए कि वो उस पूरी प्रॉपर्टी के हवाले से सूट को सुन सकते हैं, यानी कि उसका जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो उस पूरे प्रॉपर्टी के हवाले से देखा जाएगा, उस हवाले से नहीं देखा जाएगा कि जितना पोर्शन उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन किस लिहाज से देखा जाएगा, पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हवाले से पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिसाइड होगा, ठीक है। तो यही बात सेक्शन नंबर 17 के अंदर प्रोवाइडेड करके लिखी हुई है कि जो कोर्ट का पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो पूरी जो प्रॉपर्टी है, पूरे जो क्लेम है उस सूट के अंदर, उस पूरे क्लेम के हवाले से डिसाइड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 18, वो किस हवाले से, प्लेस ऑफ स्विंग वर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, कि जब ये अनसर्टेन होगा कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है तो फिर सूट कहाँ पर फाइल किया जाएगा, इस हवाले से हमारे पास सेक्शन नंबर 18 है। सेक्शन नंबर 18 क्या बताता है, सेक्शन नंबर 18 कब अप्लाई होता है कि दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन इट इज एलिजिड डेट, कि जब ये कहा जाएगा कोर्ट में, ये कहा जाएगा डेट इट इज अनसर्टेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ विच 2 और मोर कोर्ट्स द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, कि ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं पता चल रहा कि जो 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स हैं किस कोर्ट के अंदर वो जो प्रॉपर्टी है वो आती है, किस कोर्ट के टेरिटोरियल लिमिट के अंदर वो प्रॉपर्टी आती है। अच्छा, अब यहाँ पर किस तरह की बात हो रही है, अनसर्टेनिटी किस हवाले से है, 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स के अनसर्टेनिटी के हवाले से। ये नहीं है कि अब बिल्कुल ही नहीं पता कि कौन से कोर्ट के अंदर फाइल होगी, तो उसकी बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है कि 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स, फॉर एग्जांपल जो प्लेंटिफ है वो कंफ्यूज है कि कौन से कोर्ट के अंदर, कौन से कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड है, तो तब उसकी बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो जब इस तरह की अनसर्टेनिटी होगी, इस तरह की कंफ्यूजन होगी, तो सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है, सूट कहाँ पर फाइल किया जाएगा, जिन तमाम कोर्ट्स के बारे में शकूक व शुबात हैं, जिन तमाम कोर्ट्स के बारे में प्लेंटिफ को लगता है कि इसका जुरिस्डिक्शन है या दूसरे का जुरिस्डिक्शन है या तीसरे का जुरिस्डिक्शन है, तो उनमें से वो किसी भी कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकता है। और जिस कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया जाएगा, जब वहाँ पर ये एलिगेशंस लगाए जाएंगे अनसर्टेनिटी के हवाले से, तो कोर्ट क्या करेगा, ये जो अनसर्टेनिटी है इसको पहले डिटरमिन करेगा, पहले इसे डिसाइड करेगा कि क्या वाकई अनसर्टेनिटी मौजूद है भी या नहीं, ठीक है। तो क्या करेगा कोर्ट अनसर्टेनिटी के हवाले से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, और उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो फिर क्या होगा, जो कोर्ट है, जिस कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया गया है, जिस कोर्ट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, वो फिर उस सूट के साथ प्रोसीड करेगा, उस सूट को ट्राई करेगा, ठीक है। अब वो कोर्ट जब इस सूट को ट्राई करेगा, उसके बारे में जो डिक्री, उसके हवाले से जो डिक्री पास करेगा, उस डिक्री का सेम इफेक्ट होगा इसी तरह जैसे कि वो जो प्रॉपर्टी है अगर वो उसी के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर मौजूद होती, उसके वजह से अगर वो डिग्री पास करता तो सेम इफेक्ट होगा, यानी कि उसकी जो डिग्री है वो इनवैलिड नहीं हो, ठीक है। लेकिन वही क्या चीज़ ज़रूरी है कि जो कोर्ट है वो जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं अनसर्टेनिटी के हवाले से, पहले उसको डिटरमिन करेगा, लाजमी पहले उसे डिसाइड करेगा। उसके लिए कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, जब उसे लगता है कि वाकई अनसर्टेनिटी मौजूद है तो अनसर्टेनिटी के हवाले से वो ऑर्डर पास करेगा, और फिर वो उस सूट को ट्राई करेगा, उस सूट का ट्रायल चलाएगा, उस सूट के अंदर डिग्री पास करेगा और वो डिग्री बिल्कुल वैलिड होगी, ठीक। फिर यहीं पर सेक्शन नंबर 18 के अंदर प्रोवाइडेड करके एक प्रोविजन भी दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द सूट इज विद रिस्पेक्ट टू विच द कोर्ट इज कंपिटेंट एज रिगार्ड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, यानी कि वो कोर्ट जो सूट एडमिट कर रहा है उसका पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन लाजमी होना चाहिए उस सूट को एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। तो कन्फ्यूजन सिर्फ किस हवाले से, सेक्शन नंबर 18 कौन सी कन्फ्यूजन के बारे में बात करता है कि जब इस हवाले से कन्फ्यूजन हो, इस हवाले से अनसर्टेनिटी हो, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उसकी बात हो रही है। प्रॉपर्टी की वैल्यू के हवाले से अनसर्टेनिटी नहीं है। सेक्शन नंबर 18 का जो प्रोविजन है वो आपको क्या बताता है कि वो कोर्ट जो फिर उस सूट को ट्राई करेगा, उस सूट के ट्रायल चलाएगा, उस कोर्ट के पास पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन लाजमी होना चाहिए उस सूट को एंटरटेन करने के लिए। अगर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो फिर डिग्री वैलिड नहीं होगी। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन उस सूट के लिहाज से उस
उस कोर्ट का होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर जो कोर्ट है वो अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता, यानी अनसर्टिनिटी के हवाले से अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता तो इसका क्या इफेक्ट है। तो जनरली क्या है कि अगर कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता अनसर्टिनिटी के हवाले से और अगर उस मैटर को डिसाइड करता है तो उसकी जो डिग्री है वो इनवैलिड नहीं होगी। कब इनवैलिड होगी? अनलेस इट अपीयर्स डेट नो रीजनेबल अनसर्टिनिटी एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ द सूट। अगर ये बात वाजे हो कि जब सूट इंस्टीट्यूट किया गया तब कोई अनसर्टिनिटी थी ही नहीं, यानी कि ये बिल्कुल क्लियर था कि किस कोर्ट के अंदर ये सूट फाइल करना है, और इसकी वजह से क्या हुआ हो, देयर हैज़ बीन अ कंसिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, और इसके नतीजे में क्या हुआ हो, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो, तो फिर क्या होगा, वो जो डिग्री है वो फिर वैलिड नहीं होगी। ठीक है, ये कहाँ पर मौजूद है? सब सेक्शन 2, सेक्शन नंबर 18 का जो सब सेक्शन 2 है वो इसके बारे में बताते हैं। वो क्या कहता है कि जब कोर्ट अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता और अगर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के हवाले से ऑब्जेक्शन राइज किया जाता है, कहाँ पर ऑब्जेक्शन राइज किया जाता है? एपेलेट स्टेज पे, यानी कि जो कोर्ट ने डिग्री पास की उसके खिलाफ अपील में चला गया कोई या रिवीजन में चला गया, वहाँ की बात हो रही है। तो कोर्ट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के हवाले से अगर ऑब्जेक्शन राइज किया जाता है एट एपेलेट स्टेज या रिविजनल स्टेज, ऑब्जेक्शन राइज किया जाता है कि जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है उसका इस मैटर के हवाले से जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो एपेलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट जो भी है वो उस ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगा, उस ऑब्जेक्शन को नहीं सुनेगा। ठीक है, यानी कि वो जो डिग्री है वो वैलिड कंसिडर की जाएगी। अनलेस, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि जब एपेलेट कोर्ट को लगे कि जब सूट इंस्टीट्यूट किया गया था कोई अनसर्टिनिटी थी ही नहीं, यानी कि ये क्लियर था कि इस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, अनसर्टिनिटी नहीं थी, और उसकी वजह से क्या हुआ है, देयर हैज़ बीन अ कंसिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, यानी कि इसके नतीजे में फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। अच्छा, दोनों रिक्वायरमेंट्स एट अ टाइम फुलफिल होनी ज़रूरी हैं। पहली क्या है कि अनसर्टिनिटी थी ही नहीं और इसके नतीजे में फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। तो अगर ये दोनों बातें मौजूद होंगी तब फिर वो जो डिग्री है जो लोअर कोर्ट की है वो फिर इनवैलिड समझी जाएगी, अदरवाइज वो इनवैलिड नहीं होगी। अगर कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता तो तब भी वो डिग्री वैलिड है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं करता और एपेलेट कोर्ट या जो रिविजनल कोर्ट है उसे ये लगता है कोई अनसर्टिनिटी मौजूद भी नहीं थी और इसके नतीजे में फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो जो लोअर कोर्ट की जो डिग्री है वो फिर इनवैलिड कंसिडर की जाएगी। उसे फिर एपेलेट स्टेज पर या फिर रिविजनल स्टेज पर उसे रिवर्स या मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो अब से यहाँ तक आपको इन डिटेल ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।